नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये छठी क्लास रहने वाली है जिसमें हम 75 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप इस क्लास को देखना जिसमें आपको एसएससी जो अभी आज से चालू हुई है एसएससी जीडी, और कंपेयर करना कि इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ठीक है, अधिकतम आयु का क्वेश्चन कल आया था तो वो तो कोई निर्धारित है नहीं, लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे 35 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता जो उम्र की होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। ठीक है, और उसे किसका सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो धारण करता हो। व्याख्या है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं इस पर कोई बंधन नहीं है। राष्ट्रपति की स्थिति संसदीय प्रणाली में नाममात्र होती है और मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रमुख होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है जो अपने सहयोगी के सहयोग से शासन करता है, और इनके सहयोगी कौन होता है, मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध की चर्चा मिलती है, अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति के बीच संबंध की चर्चा मिलती है। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध की चर्चा मिलती है। हम इसे जब प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो तब ये सीधे शब्दों में लिखा हुआ आता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78, या उनके बीच राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वहाँ जो आवश्यक सूचना जरूरी है प्रधानमंत्री उपलब्ध कराता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो किस में निहित है। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या फिर संविधान में। ठीक है, उपेक्षित नहीं है, वहाँ पर अपेक्षित होगा। ठीक है, अपेक्षित है, उपेक्षित शब्द नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना, अपेक्षित आना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो संविधान है। प्रभु सत्ता किस में होगी, तो संविधान में निहित है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुसार ही भारत सरकार, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेती है, जिसे हम प्रभु सत्ता या संप्रभुता के नाम से जानते हैं। व्याख्या है, भारत में वैध प्रभु सत्ता संविधान में निहित है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा सृजित है। ठीक है, लिखित संविधान में संविधान के अधीन सभी पदों का सृजन होता है। अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है, तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ब्रिटेन के संविधान आलिखित है, या ब्रिटेन का संविधान आलिखित है। भारत का संविधान आलिखित नहीं, लिखित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो भारत का जो संविधान है वो कैसा, लिखित है। भारत का संविधान लिखित है। ठीक है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, तो संसद के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार वो किसी भी प्रकार से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, तो संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो इनका जो नामांकन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि
मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन करते हैं। किन के लिए करते हैं? व्यक्तियों का नामांकन करते हैं। इसके अलावा क्या दे रखा है यहाँ पर? संसदीय शिष्टमंडल समय समय पर अनेक देशों का दौरा कर उन देशों के बीच मधुर संबंध और शांति का संदेश देता है। यह भी अवलोकन करता है कि क्या ऐसा वहाँ है जो भारत में प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वहाँ की संसद में क्या ऐसी चीज़ है जो भारत में हम प्रयोग कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो बहुमत द्वारा चुना जाता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है। लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं? ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है ये अभी जो वर्तमान में चल रही है SSC GD है, उसके किसी पेपर में इसके आने की 100% संभावना है। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को क्या है? शपथ दिलवाते हैं। वर्तमान लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ थे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल संसद सदस्यों द्वारा दिलाना है। ठीक है, तो संसद के सदस्यों को क्या करना है? तो शपथ दिलवाने का काम है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो ब्रिटेन में एक पार्टी चलती है, कौन सी? कंजर्वेटिव, जिसके अभी ऋषि सुनक जी इसी पार्टी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? विग, लेवलर, फेबियन या टोरी? तो इसका जो पुराना नाम था वो था टोरी। ठीक है, टोरी। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टोरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी को ब्रिटेन का दक्षिणपंथी विचार धारा वाली पार्टी कहा जाता है। यह पार्टी ग्रेट ब्रिटेन का पुरातन से जोड़ने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद महत्व देता है। साम्यवाद महत्व देता है किस चीज को? राजनीतिक समता को, आर्थिक समता को, सामाजिक समता को या फिर प्राकृतिक समता को? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समता को। एक सेकेंड, यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, सामाजिक समता को। ठीक है, साम्यवाद सामाजिक समता को महत्व देता है। ठीक है, किसको समता देता है? किसको महत्व देता है? सामाजिक समता को महत्व देता है। कहा जाता है कि साम्यवाद सामाजिक विभेद को समाप्त कर आर्थिक विभेद को समाप्त कर सकता है। साम्यवाद यह भी मानता है कि सामाजिक समता के सभी क्षेत्रों में समानता स्वतः होने लगेगी। ठीक है, साम्यवाद यह भी मानता है कि सामाजिक समता से सभी क्षेत्रों में, तो सामाजिक समता अगर आएगी तो सभी क्षेत्रों में समानता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, साम्यवाद के अंतर्गत समाज सबसे अधिक महत्व रखता है। मजदूर किसानों को ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त हो, इसके लिए सामाजिक समानता अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। ठीक है, और ये किस मामले में नहीं बुलाई जाती वो ध्यान रखना है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किन दो मामलों में नहीं है? तो पहला होता है धन विधेयक के मामले में। किसके मामले में? धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जाती। और दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता। साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि अध्यक्षता कौन करता है, लेकिन इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसी विधेयक में पेच फंस जाता है तब। अब दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, परिषद का अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा। तो इसका सही आंसर है अध्यक्ष लोकसभा इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, घोषणा राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन जब किसी मामले में गतिरोध होता है तो बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल के कारण लोकसभा की जीत होती है। संख्या बल के कारण किसकी जीत होती है? लोकसभा की जीत होती है। 1961 में प्रथम बैंकिंग संशोधन एक्ट पर ऐसा हुआ है। इसके बाद लोकसभा विघटन होने पर भी संयुक्त अधिवेशन होगा यदि राष्ट्रपति घोषणा कर चुका है तो। ठीक है, अगर पहले कर चुका है तो। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अधीन होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। बड़े काम की चीज़ है।
जो आज से एसएससी चालू हुई है उसमें आने वाला क्वेश्चन है, ये आप नोट कर सकते हो। किसी ना किसी दिन के पेपर में, किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थापन्य रूप से काम करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन काम करता है? क्या कह रहा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अच्छा दोनों के पद खाली हो, दोनों नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसे एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वीवी गिरी जी ने जब उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। उस समय इनने क्या करा था? तो राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, जो क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या: उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्थापन्य होंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो। ठीक है, दोनों किसी कारणवश या कोई भी कारण हो गया उसके कारण अनुपस्थित है। यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो उच्चतम न्यायालय का अन्य सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो कोई अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, जो पूर्ण अवधि के लिए चुना जाएगा। ठीक है, कितनी अवधि के लिए चुना जाएगा? पूर्ण अवधि के लिए चुना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनका कार्यकाल कितना बचा? 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष के लिए नए को नहीं चुनेंगे, वो जो भी चुना जाएगा वो कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? पूर्ण कार्यकाल के लिए ही चुना जाएगा, 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। भारत के इतिहास में 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनाए गए थे। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, तो देखना क्या रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? ठीक है, तो समाजवादी ऑप्शन है राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या विधि क्षेत्र। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, जबकि साम्यवादी सामाजिक समानता की बात करते हैं। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करता है। भौतिक द्वंद्वात्मक का समाजवाद का सिद्धांत है। ठीक है, समाजवाद का नारा फ्रांसीसी क्रांति से समानता से लगाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया है। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। तो किसने लिखा है दास कैपिटल्स? तो मार्क्स ने। इसके बाद क्या है? समाजवाद का प्रायोगिक घर पूर्व सोवियत रूस है। समाजवाद का प्रायोगिक घर किसे माना गया है? पूर्व सोवियत रूस को माना गया है, संघ को माना गया है। इसके बाद क्या है? भारत में 1934 में पटना में समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो याद रखने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है? 1934 में पटना में किसकी समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद है समाजवादी कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 1936 में लखनऊ, 1936 में क्या है? लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक क्या हूँ? समाजवादी हूँ। तो कब कहा था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, जब उसमें समाजवादी, अखंडता और एक और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब तक भारत की उद्देशिका में एक बार संशोधन हो चुका है, केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष
और राष्ट्र की अखंडता या फिर अखंडता। इसके बाद है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना पर 1957, 60 एवं 67 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, क्या है? भाग है। और प्रस्तावना के किसी भी भाग में संशोधन संसद कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत सिद्धांत को संसद नहीं बदल सकती। तो सीधा सा आप देख सकते हो कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन सकारात्मक ना कि नकारात्मक। ठीक है, इसमें चीज़ें ऐड की जा सकती है, इससे कोई चीज़ हटाई नहीं जा सकती। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होगा? अब जिस रूप में वो काम करेंगे उसी का वेतन उन्हें प्राप्त होगा। ऑप्शन है हमारा राज्यसभा के सभापति का, नहीं, राष्ट्रपति का, संसद सदस्य का, या ए बी दोनों का। ए बी दोनों का नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति के रूप में काम नहीं करते, और जिस रूप में काम नहीं करेंगे उसका वेतन नहीं मिलेगा, जिस रूप में काम करेंगे उसका वेतन मिलेगा। तो राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर उन्हें प्राप्त होता है। जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन्य रूप में कार्य करना होता है तो उन्हें राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है तो उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और कर्तव्य सुविधाएं प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, इस अवधि में वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। काम की चीज, इस अवधि में वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। रिपीट है, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन मिलता है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको राज्यसभा के सभापति का नहीं, राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलेगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 6, 8, 10, 12, 10। स्थायी नहीं, अस्थायी। अस्थायी पूछा है, स्थायी 5 और अस्थायी 10। ठीक है, स्थायी कितने? 5 और अस्थायी 10। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? टोटली 15 होते हैं, क्योंकि 5 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो टोटल हो जाएंगे कितने? 15। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका इसके क्या? स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद है जो अस्थायी सदस्य, वो तो 2-2 वर्ष के लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार वीटो प्राप्त होता है, और अगर एक भी किसी के समर्थन में या विपक्ष में होगा तो फैसला नहीं होगा। ठीक है, 5 सदस्यों की राय आवश्यक है। साधारण प्रस्ताव पर 15 में से 9 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है, लेकिन वो 5 में से तो 5 ही चाहिए। 5 में से कितने चाहिए? 5 ही चाहिए। असाधारण प्रस्ताव पर 5 स्थायी सदस्य का समर्थन क्या हो? अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद जिम्मेदार होती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर। ठीक है, जो भी अगर अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। अग्निवीर वाले बच्चों के लिए भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन काम के हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ठीक है, मौलिक अधिकार है प्रत्याभूत। शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार।
ठीक है। तो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था लेकिन खत्म कर दिया गया है। शासन का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। इसे 2005 में लागू किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा। समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को जनता दल सरकार ने 1978 के 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया और कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार 301 के तहत। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और 6 स्वतंत्रता के अधिकार है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। और उस एक मौलिक अधिकार का एक भाग जिनको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार जो आपको मिले हैं वो 19, 20, 21 और 22, ठीक है। 19, 20, 21 और 22 चार प्रकार से दी गई है। और उसमें भी आपको क्या दे रखा है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है, ठीक है। उसकी बात यहाँ पर की गई है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से मिलते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थल का उपयोग सभी को बिना भेदभाव करने का अधिकार प्राप्त है। धर्म, जाति, निवास स्थान, भाषा, रूप, रंग, जन्म, नस्ल आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर जाने एवं उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16(4) के अधीन सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 16(4) में बोला है अवसर की समानता, लेकिन 16 में बोला गया अवसर की समानता, लेकिन 16(4) में एक और प्रावधान किया गया है। अगर वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान 16(4) के तहत किया गया है। अनुच्छेद 16(5) निजी क्षेत्रों में आरक्षण से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है। तो जो आपके मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें आपके SC ST के लिए सीटों का आवंटन किया जाता है। अनुच्छेद 17 छूट नहीं है, ठीक है, को समाप्त कर दिया गया है। 18 के अधीन राजाओं और महाराजाओं को विशेषाधिकार और उपाधियों को समाप्त घोषित किया गया है, मतलब उपाधियों का अंत। अब केवल सैनिक और विदेशी क्या विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, शिक्षा और सेना को छोड़कर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर आपकी कौन सी है? मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, ठीक है। और भारत के आज़ादी के बाद या पाकिस्तान विभाजन के बाद, ठीक है, भारत में सदस्यों की संख्या कितनी बचती है? 299, ठीक है, 299। और संविधान पर कितने लोगों ने साइन किए थे? 284 ने 26 नवंबर 1949 को। मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब कैबिनेट मिशन के तहत। इसके बाद है महात्मा गांधी ने 1922 में सर्वप्रथम यह कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। तो भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, किसका कहना था? महात्मा गांधी का, जो भारतीयों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। M.N. रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले ऑफिशियल संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट भारतीय द्वारा भारत का संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था, ठीक है, 1928। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अधीन संविधान सभा का चुनाव और गठन किया गया। तो संविधान सभा का चुनाव और गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुई, जो इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है।
राज्य विधानसभा परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, राज्य में विधान परिषद की सदस्यता की अवधि या सदस्यों की अवधि क्या होती है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष राज्यसभा की भांति, ठीक है। और ये क्या है, जिस भी राज्य में होगी उस राज्य में ये एक स्थायी सदन होगा, किस प्रकार का? राज्यसभा के जैसा। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि 6 वर्ष है। राज्य विधान परिषद का प्रथम बार गठन भारतीय शासन एक्ट 1935 के तहत किया गया था, ठीक है, अधीन 6 राज्यों में किया गया था। अनुच्छेद 169 के अधीन यदि राज्य विधानमंडल अनुमोदित कर दे, विधानसभा अनुमोदित कर दे, तो संसद साधारण बहुमत से विधानसभा परिषद का गठन कर सकती है। तो अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास है विधान परिषद का गठन करने की। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानमंडल सदस्य का 1/3 होगी, 1/3 भाग होगी। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम तो 230 है, तो उसका 1/3 क्या होगी? यहाँ पर सदस्य संख्या भारत में, मध्य प्रदेश में होगी। अगर मध्य प्रदेश में बनाई जाए या उत्तर प्रदेश में बनाई जाए तो वहाँ पर 403 का 1/3 होगा, जो लगभग 199 के आसपास आपका निकल कर आएगा। लेकिन 40 से कम भी नहीं, ठीक है, कम भी नहीं। इसके अपवाद में जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, लेकिन अभी वहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो 40 से कम नहीं होगी और 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद नए चुने जाते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद के चुनाव के कुल सदस्य का 1/3 भाग विधानसभा द्वारा, ठीक है, तो 1/3 भाग, ठीक है, टोटली जो भी संख्या है उसका 1/3 भाग किसके द्वारा चुना जाएगा? तो विधानसभा के विधायकों के द्वारा या उसके सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 भाग स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 1/12 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक कर चुका हो उनके द्वारा चुना जाएगा, तथा 1/12 भाग शिक्षक गण के निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, उसको भी 3 वर्ष हो चुके हो। और सबसे बड़ा किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। विधान परिषद में सबसे अधिक संख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। संघ सूची में जनगणना को समाविष्ट किया गया है। एक सेकेंड, क्या है? हाँ, क्वेश्चन तो हमारा रह ही गया था। निम्नलिखित में से, इसके पहले का है क्या? नहीं, हो चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस, जनगणना, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जनगणना, ठीक है, जनगणना। तो संघ सूची का विषय कौन सा है? जनगणना संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची में जनगणना को समाविष्ट किया गया है, जबकि पुलिस, भू आगम और लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जो तीनों ऑप्शन थे वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि जनसंख्या की बात करें तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत संघ सूची और राज्य सूची का वर्णन किया गया है प्रथम बार। 1935 के भारत शासन एक्ट के अधीन समवर्ती सूची की चर्चा सर्वप्रथम की गई थी, ठीक है। तो 1919 में संघ सूची और राज्य सूची दोनों का उल्लेख मिलता है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में समवर्ती सूची का भी उल्लेख देखने को मिलता है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा की गई है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।